हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हम कवर करने वाले हैं एडवांस लेवल के 10 क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस रहेंगे। आपको बताना है करेक्ट क्यों है, कोई भी ऑप्शंस करेक्ट क्यों है। प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल में हम एनालिसिस भी करेंगे कि बाकी के 3 ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला है, सम पीपल ओनली रीड द डैश लाइन्स इन अ न्यूज़पेपर। सम पीपल ओनली रीड द डैश लाइन्स इन अ न्यूज़पेपर। 4 ऑप्शंस हैं, टॉप, बिग, मेन, हेड। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो देखिए, न्यूज़पेपर में जो मुख्यतः पढ़ते हैं लोग, वो क्या होता है, वो होता है हेडलाइंस। हेडलाइंस माने मुख्य समाचार। हम टॉप उसको नहीं लिखते हैं, हम उसमें टॉप का यूज़ नहीं करते हैं, बिग का भी यूज़ नहीं करते हैं, मेन का भी यूज़ नहीं करते कि उसमें हम यूज़ करते हैं हेडलाइंस। टॉप माने भी होता है मुख्य, बिग माने बड़ा समाचार या बड़ी खबर, मेन माने भी मुख्य होता है, जबकि हम यूज़ करते हैं सिर्फ हेडलाइंस का। हेडलाइंस का तो हमको यहाँ पर यूज़ करना रहेगा हेडलाइंस। हेडलाइंस इन अ न्यूज़पेपर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है यू शुड ऑलवेज चेक द सेल डैश डेट ऑफ थिंग्स यू बाय इन सुपरमार्केट। जब भी हम सुपरमार्केट में कोई चीज़ खरीदने या कोई सामान वस्तु खरीदने जाते हैं, तो हमें उसको एक्सपायरी डेट देखना होता है कि यह यूज़ करने लायक कब तक है। यू शुड ऑलवेज चेक द सेल। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला है इन, सेल इन, फिर है सेल थ्रू, फिर है सेल बाय, फिर है सेल ऑफ। अब हमें बताना है सेल के साथ इन लगेगा, थ्रू लगेगा, बाय लगेगा या फिर ऑफ लगेगा। तो देखिए, सेल इन का मतलब होता है कोई भी सामान जब सप्लायर से रिटेलर के पास आए। सेल इन का मतलब होता है कोई भी सामान जब सप्लायर से रिटेलर के पास आता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल इन। अच्छा, सेल थ्रू क्या होता है? सेल थ्रू होता है ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है सप्लायर से रिटेलर के पास आना और रिटेलर से एंड कंज्यूमर तक जो सामान बिकता है, इस पूरे चक्र को हम कहते हैं सेल थ्रू। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल थ्रू। अच्छा, सेल बाई, सेल बाई का ही मतलब होता है एक्सपायरी डेट, मतलब कब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कब तक इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता जो है यूज़ करने लायक है। तो सेल बाई का मतलब होता है कब, या एक्सपायरी डेट मतलब कब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सेल ऑफ का मतलब होता है, सेल ऑफ का मतलब होता है कंपनियां बहुत बार ऐसा करती है कि अपने सामानों की बिक्री औने पौने दाम में कर देती है। औने पौने दाम में कर देना मतलब जैसे तैसे निकालना, तो उसको हम बोलते हैं सेल ऑफ। तो इस केस में हमने देखा कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेल बाय। सेल बाय डेट ऑफ थिंग्स यू बाय इन द सुपरमार्केट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When the buildings was completed, when the buildings was completed, all the workers were paid. अब डैश, अब इस खाली स्थान में हमें बताना है, 4 ऑप्शंस हमारे पास पड़े हुए हैं। पहला है ऑफ, फिर है थ्रू, फिर है आउट, फिर है ओवर। हमें बताना है इन चारों में से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए, पहले तो हम जान लेते हैं इन सबके साथ सबका मतलब। पेड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए पूरा भुगतान कर देना। जैसे आपने कोई काम कराया या कोई भी किसी से सेवा ली, तो उसकी पूरी पेमेंट मतलब फुल भुगतान कर देने को हम कहते हैं पेड ऑफ। अच्छा, पेड थ्रू, पेड थ्रू का मतलब होता है जब किसी को हम पैसा किसी के माध्यम से देते हैं तो हम यूज करते हैं पेड थ्रू का। अब जैसे मान लीजिए हमें किसी को पैसा बैंक के माध्यम से देना है या किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूट के माध्यम से देना है, तो हम उस केस में लिखेंगे पेड थ्रू बैंक और पेड थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे पेड थ्रू बैंक या पेड थ्रू फाइनेंस इंस्टीट्यूट, कोई भी माध्यम से जब पैसा देते हैं तो उस केस में हम यूज करेंगे पेड थ्रू का। अच्छा, पेड आउट, पेड आउट का मतलब होता है पे आउट। यह पे आउट का ही पास्ट होगा पेड आउट। पे आउट का मतलब होता है मनी, पैसे को या धन को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको हम कहते हैं पे आउट। पे आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, पे आउट। अब आ गया अगला है पेड ओवर। पेड ओवर का मतलब होता है किसी भी पैसे का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे समझ लीजिए किसी के पिता की संपत्ति है और उसको उसके उत्तराधिकारी को
सौंपना है, तो उस केस में जो हम यूज करते हैं वो यूज करेंगे पेड ओवर, वो यूज करेंगे पेड ओवर। पेड ओवर का मतलब होता है ऑफिशियल पेमेंट ऑफ मनी टू समवन, उत्तराधिकारी को ऑफिशियल पेमेंट। अच्छा, एक और वर्ड होता है ओवरपेड। ओवरपेड का मतलब होता है किसी काम के लिए किसी को जरूरत से ज्यादा पैसा दे देना, मतलब जैसे 10 रुपए का काम हो उसको 20 रुपए दे देना, तो उसको हम कहते हैं ओवरपेड। तो इस केस में हमने देखा, अब चूंकि बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई है, व्हेन द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑल द वर्कर्स वेयर पेड ऑफ, यहां पर हम यूज करेंगे ऑफ का मतलब बिल्डिंग तो बनकर के तैयार हो गई, अब उसका पूरा भुगतान हमने कर दिया है। तो बाकी के 3 ऑप्शन इसीलिए नहीं होंगे, ये वाला जो है ये करेक्ट होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉस वॉज गुड एनफ टू डैश माई मिस्टेक्स, माई मिस्टेक, द बॉस वॉज गुड एनफ टू डैश माई मिस्टेक। अब देखिए यहां पर 4 वर्ड दिए हुए हैं, पहला है ओवरसी, फिर है ओवरटेक, फिर है ओवरडू, फिर है ओवरलुक। अब हमें बताना है चारों में से करेक्ट कौन सा होगा। पहले तो इन सब का मतलब जान लेते हैं। ओवरसी का मतलब होता है देख रेख करना, ओवरसी का मतलब होता है देख रेख करना, देख रेख करना। ओवरटेक का मतलब होता है आगे निकलना, आगे निकलना। ओवरडू का मतलब होता है अधिक काम कर देना, अधिक काम करना या अति करना, अधिक करना। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखी करना या नजरअंदाज करना, अनदेखी करना या नजरअंदाज करना। तो यदि आपकी वर्ड मीनिंग मजबूत है, मतलब सभी वर्ड का मतलब आपको पता हो, तो आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ओवरलुक। द बॉस वाज गुड इनफ टू ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब अनदेखी करना, मतलब जो मालिक थे वो इतने ज्यादा अच्छे थे कि उन्होंने मेरे जो गलतियां थी उसको अनदेखा कर दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवरलुक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इट इज ऑलवेज डैश व्हेन यू मिसअंडरस्टैंड द कस्टम्स ऑफ अदर कंट्री। इट इज ऑलवेज डैश व्हेन यू मिसअंडरस्टैंड द कस्टम्स ऑफ अदर कंट्रीज। पहले तो यहाँ पर जो कठिन शब्द है इसका मतलब जान लेते हैं। मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है गलतफहमी, व्हेन यू मिसअंडरस्टैंड, गलतफहमी या नहीं समझ पाना, नहीं समझ पाना है या गलत समझना। कस्टम्स का मतलब होता है कहीं की जो प्रथाएं हैं, प्रथाएं जो होती हैं उनको हम बोलते हैं कस्टम, प्रथाएं ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे मुल्क की। इट इज ऑलवेज, अब जानते हैं इन चारों का मतलब क्या है। जो 4 वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, इम्बैरेसिंग, इम्बैरेसिंग का मतलब होता है शर्मिंदा करने वाला, शर्मिंदा करने वाला, शर्मिंदा करने वाला। पिक्यूलियर का मतलब होता है, पिक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन या एका। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया या आपका कैसा नजरिया है किसी चीज को देखने का, उसको हम कहते हैं नजरिया। तो इट इज ऑलवेज इम्बैरेसिंग, यहां पर जो करेक्ट होगा वो होगा इम्बैरेसिंग। इट इज ऑलवेज इम्बैरेसिंग, इम्बैरेसिंग मतलब यह शर्मिंदा कर देने वाला है। कब है, जब आप दूसरे देश की प्रथाओं को नहीं समझ पाते हैं या गलत तरीके से समझते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूज पेपर्स आर डैश टू पीपल्स डोर एवरी डे। अब न्यूज़पेपर की जो हमारे दरवाजे पे वितरण होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिलीवरी, डिलीवरी कहते हैं। टेकन मतलब लेना या लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड माने वितरित किया, हैंडेड मतलब सुपुर्द करना, किसी के हाथ में सुपुर्द करना। लेकिन जो इस केस में यूज होगा वो होगा न्यूज पेपर्स आर डिलीवर्ड, न्यूज पेपर्स आर डिलीवर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिलीवर्ड, न्यूज पेपर्स आर डिलीवर्ड। अब अगला क्वेश्चन हमारा है इन हर स्पीच शी एक्सप्रेस्ड हर डैश फॉर ऑल द हेल्प शी हैड बीन गिवन। इन हर स्पीच शी एक्सप्रेस्ड हर डैश फॉर ऑल द हेल्प शी हैड बीन गिवन। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, थैंकिंग। इन चारों वर्ड का मतलब लगभग एक सा है, मिलता जुलता है, ये इसीलिए यह क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। अब हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए
थैंकफुलनेस का मतलब होता है आभार। थैंकफुलनेस का मतलब भी होता है आभार। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार से कुछ ज्यादा, मतलब कृतज्ञता से कुछ ज्यादा। ग्रेटफुलनेस का मतलब भी होता है आभार या किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। थैंकिंग का मतलब होता है धन्यवाद। तो देखिए इस केस में जो यूज होगा वो होगा इन हर स्पीच सी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब हमेशा से बाकी थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस से कहीं बढ़कर होता है, मतलब इसके अलावा भी कुछ अगर होता है तो उसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड। तो इस केस में हम यूज करेंगे ग्रेटिट्यूड। अब अगला है इन डैश नथिंग मच हैपेंड एट द मीटिंग। इन डैश नथिंग मच हैपेंड एट द मीटिंग। अब चार ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला है क्विक, क्विक माने जल्दी। ब्रीफली माने संक्षिप्त में या शॉर्ट में। शॉर्ट माने तो संक्षेप में होता ही है, शॉर्टली माने भी संक्षेप में। चारों वर्ड का मतलब लगभग एक सा होता है, लेकिन हमें यहां पर कौन सा यूज करना है ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्विक, इन क्विक नहीं यूज होगा। ब्रीफली क्या है? ब्रीफली एडवर्ब है। ब्रीफली जो है यह एडवर्ब है। उसी तरह शॉर्टली भी एडवर्ब है। शॉर्ट एडजेक्टिव है, शॉर्ट एडजेक्टिव है। क्विक भी एडजेक्टिव है। तो अगर यहां पर इन नहीं होता तो हम ब्रीफली या शॉर्टली यूज कर सकते थे, लेकिन अब चूंकि यहां पर इन दिया हुआ है तो हमें लिखना पड़ेगा इन शॉर्ट। इन शॉर्ट, तो ऑप्शन जो शॉर्ट है ये सही हो जाएगा। इन शॉर्ट नथिंग मच हैपेंड एट द मीटिंग। संक्षेप में अगर मैं कहूं तो मीटिंग में कुछ भी विशेष नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब है नौवा क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ द स्पीच, एट द एंड ऑफ द स्पीच द होल असेंबली गेव द स्पीकर्स अ स्टैंडिंग डैश। अच्छा, सभा के अंत में, सभा के अंत में सभी जो सभागण थे उन्होंने स्पीकर को क्या किया? स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ओवेशन, ओवेशन का मतलब होता है उत्साहपूर्ण किसी का स्वागत करना। ओवेशन, स्टैंडिंग के साथ ओवेशन फ्रेज का ही यूज होता है, अन्यथा ओवेशन ऐसे सिंपली अलग से यूज नहीं होता है। स्पीकर्स आ स्टैंडिंग ओवेशन। अप्लॉज माने होता है वाहवाही करना। अप्लॉज मतलब होता है वाहवाही करना। चीयरिंग मतलब भी होता है ताली बजाना या उत्साहवर्धन करना। उत्साहवर्धन करना। सपोर्ट माने सहयोग देना। लेकिन इस केस में ओवेशन जो है स्टैंडिंग के साथ यूज होने वाला फ्रेज है, इसका मतलब होता है उत्साह के साथ स्वागत करना। उत्साह से स्वागत करना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? पॉलिटिशियंस प्रिटेंड टू इग्नोर ओपिनियन डैश। पॉलिटिशियंस राजनेता प्रिटेंड, प्रिटेंड माने होता दिखावा करना, टू इग्नोर ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन के साथ हमेशा पोल्स आता है। ओपिनियन के साथ हमेशा पोल्स, ये फ्रेज यूज होता है। ओपिनियन पोल्स मतलब जनमत संग्रहण, जनमत संग्रह करने को हम कहते हैं ओपिनियन पोल्स। पोल माने वोट माने होता है चुनाव या मत। फिगर्स माने होता है लेख, लेखा या नंबर्स मतलब भी होता है अंक। और पोल्स माने जनमत संग्रहण, तो यहां पर यूज होगा पोल्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली टेस्ट में हम एक अलग टेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।